नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। G7 यानी अमेरिकी, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का खुलकर समर्थन कर दिया। 16 जून की देर रात जारी एक बयान में G7 देशों ने इजराइल के प्रति समर्थन व्यक्त किया और उसके प्रतिद्वंदी ईरान को पश्चिम एशिया में अस्थिरता का मूल कारण बताया। अब ऐसे में सवाल है कि दुनिया के शक्तिशाली 7 देश जब इजराइल के साथ हैं तो ईरान के साथ कौन है, या फिर ईरान अकेला रह गया? इन 7 देशों को अचानक से इजराइल को समर्थन देने की जरूरत क्यों महसूस पड़ी? क्या इजराइल ईरान से जंग में पिछड़ता जा रहा है और इसलिए दबाव ईरान पर बनाने के लिए इन 7 शक्तिशाली देशों ने इजराइल का समर्थन कर दिया? वैसे देखा जाए तो युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे। इससे इलाके में तनाव और चिंता बढ़ गई है। मतलब सीना जोरी किसी ने दिखाई, सबक उसको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है जो अपनी सुरक्षा के लिए एक्शन ले रहा है। भला कौन देश खामोश होकर बैठ सकता है जिस ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत इजराइल एयर स्ट्राइक में हुई, जिसके सरकारी टीवी चैनल और नतांज के परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचा हो, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई हो, जिसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई पर भी खतरा मंडरा रहा हो, उससे दुनिया के शक्तिशाली देशों को सहानुभूति नहीं है। गजब का दोगलापन है। ऐसे में फिर से सवाल है, इजराइल के साथ जब दुनिया के 7 शक्तिशाली देश हैं तो ईरान के साथ कौन है? दोस्तों, 21 मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में आए हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या इनके समर्थन से विश्व के शक्तिशाली 7 देशों के स्टैंड पर असर होगा? दरअसल 17 जून को 21 मुस्लिम देशों ने बयान जारी कर हमले की निंदा की। इन देशों ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना न बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान हो और बातचीत के जरिए मामले का समाधान ढूंढा जाए। उन्होंने मध्य पूर्व में संघर्ष को और फैलने से रोकने की भी मांग की। जिन मुस्लिम देशों ने बयान जारी किया उसमें सऊदी अरब, UAE, तुर्की, ओमान, मिस्र से लेकर कुवैत, कतर, पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया, ब्रुनेई, चाड, बहरीन, जिबूती, कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं। इसमें से कई देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी है। हालांकि मुस्लिम देशों का ये गुट भले ही बहुत एकजुट और सुनने में संगठित लग रहा हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ चेहरा बचाने की कोशिश है। इन देशों में इतना साहस नहीं कि वे सीधे सीधे इजराइल को चुनौती दे सकें। बयान सुनिए मगर कोई कदम उठाने की बात भूल जाइए। ये सिर्फ चेहरा बचाने की कोशिश है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि विश्व में उनका भी कोई अस्तित्व है और वह इस तरह के मुद्दों पर बोल सकते हैं। अब देखिए, ईरान के एक वरिष्ठ राजनेता ने जब ये दावा किया था पाकिस्तान ईरान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला करेगा, ये बयान जैसे ही वायरल हुआ पाकिस्तान की घिघी बन गई। उसकी ओर से फौरी तौर पर खंडन कर दिया गया। कह दिया गया, हम तो ऐसा नहीं करने वाले हैं। इस्लामी एकता एक बात है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कोई मुस्लिम देश इस हालात में नहीं है कि ईरान की मदद के लिए इजराइल के खिलाफ खड़ा हो सके। कई वजहों से उसकी इसमें बहुत दिलचस्पी भी नहीं है। सऊदी अरब जैसे देश तो उसके प्रतिद्वंदी ही रहे हैं। इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देश पहले ही घुटने टेक चुके हैं। तुर्की और खाड़ी के देशों के अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जुड़े कारोबारी हित उन्हें ईरान की मदद नहीं करने देंगे। इंडोनेशिया या मलेशिया से ऐसी उम्मीद बेमानी है, तो फिर ईरान के लिए कौन लड़ने आएगा? सऊदी अरब ने भले ही दिखावे की दोस्ती कर ली, लेकिन वो अपने प्रतिद्वंदता भूल जाएगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। अब वो दौर भी नहीं रहा कि मुस्लिम देश ऑयल एम्बार्गो जैसा कोई कदम उठाए। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की मदद करके इन देशों को क्या मिलेगा? उल्टे इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी गले पड़ जाएगी। ये देश इस्लाम के नाम पर भले एकजुट होने का दम भर रहे हैं, लेकिन सिया सुन्नी विवाद इनके गले की भी फांस है। ईरान के पास परमाणु बम है, या हो सकता है इसकी आशंका की बात उठाकर इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए हो। ईरान ने
एनपीटी पर दस्तखत किए हैं। देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता खमेनेई पहले ही फतवा जारी कर चुके हैं। उनका देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। उनका मकसद परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान इस तकनीक के इस्तेमाल को अपना अधिकार भी मानता है। अमेरिका और इजराइल लगातार ये आरोप लगाते रहे कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और मध्य पूर्व में परमाणु बम का होना इलाके के लिए खतरा बन जाएगा। अब अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो उस पर इतनी आसानी से हमला नहीं हो सकता था। कई दशकों से प्रतिबंध झेल रहा देश अपने लिए जरूरी चीजें नहीं बना पा रहा, वह बम क्या बनाएगा? ये तो पश्चिमी देशों का उठाया हुआ हवा है। कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ईरान के परमाणु केंद्रों की नियमित निगरानी करती रही है। अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ परमाणु करार टूटने के बाद ईरान ने यूरेनियम के संवर्धन का स्तर जरूर बढ़ाया, लेकिन वह बम बनाने लायक संवर्धन से अब भी दूर है। ईरान ने पश्चिमी देशों से बातचीत की मेज पर लाने के लिए उनसे संवर्धन का स्तर बढ़ाने की धमकियों के तौर पर जरूर इस्तेमाल किया। इजराइल के खिलाफ दागी उसकी कुछ मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस को भेद कर वहां तक जरूर पहुंची है और 24 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन ये हमला इजराइल को रोक सके ये नहीं कहा जा सकता। ईरान बीते कई दशकों से प्रतिबंधों की आग झेल रहा है। देश में आर्थिक विकास से लेकर मानव विकास के तमाम मापदंडों पर उसकी हालत खराब है। वहां जाने वाले लोग बताते हैं कि उसकी हालत देखकर समय के ठहरे होने का एहसास होता है। उद्योग से लेकर व्यापार तक सबकी हालत खराब है। अगर ईरान के पास तेल का भंडार नहीं होता और भारत जैसे देश प्रतिबंधों के बावजूद उसका तेल नहीं खरीद रहे होते तो उसकी हालत और बुरी होती। अमेरिका की ईरान से चिढ़ने की एक वजह लेबनान, सीरिया, इराक जैसे देशों के हथियारबंद गुटों का उसका समर्थन है। हिजबुल्ला, हूती और हमास जैसे संगठनों के लिए उसकी सरपरस्ती ने एक तरफ से इन संगठनों को मजबूती दी है तो वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें पैदा करती रही है। हालांकि इन संगठनों के साथ जाना ईरान की राजनीतिक मजबूरी भी रही है। एक तरफ इराक और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ईरान के लिए खतरा दोनों तरफ से था। एक कहावत है कि अगर आप सीमा पर नहीं जाएंगे तो सीमा आप तक चली आएगी। ईरान के मामले में यही हुआ। इन संगठनों की मदद से उसने इजराइल को अपने से दूर उलझाए रखा, लेकिन अब जब सीरिया से असद की विदाई हो चुकी है, लेबनान ने घुटने टेक दिए हैं, हमास की हालत आप देख ही रहे हैं, तो फिर वही हो रहा है जिसकी आशंका थी। इराक की सरकार में इस समय ईरान समर्पित गुट सत्ता में है, लेकिन सद्दाम हुसैन के पतन के बाद अब वहां की सरकार में इतना दम नहीं है कि इजराइल या अमेरिका के सामने खड़े हो सके। इराक ने तो इस्लामिक स्टेट और शिया सुन्नी और कुर्दों की लड़ाई में पहले ही बहुत कुछ गवा दिया है। ईरान में इस्लामिक एकता और कमज़ोर होगी और परमाणु केंद्रों को ध्वस्त करने के बाद इजराइल खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। इस संघर्ष का नतीजा चाहे जो हो, इतना तो तय है कि मध्य पूर्व अब पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके साथ विश्व में अमेरिका की दादागिरी में आने वाले दिनों में इजाफा होगा। आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो अपने कई देशों के मामले में हस्तक्षेप करेगा। एक बात और ये भी साबित हो गई है, ईरान से अगर इजराइल अकेले लड़ता है तो शायद जीत नहीं पाता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।